हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए द रीइंकार्नेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्सेस्ट इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेका और एफा अपने एकेडमी में जा रहे होते हैं, जहाँ पर एक महीने बाद डेविल के अटैक का पैनिक भी शांत हो गया होता है। सेका अपने मन में सोच रहा होता है कि इस लाइफ को अच्छे से जीने का उसका प्लान बहुत ही सिंपल है कि वो एक स्ट्रांग पर्सन के पीछे छिप कर रहेगा ताकि वो अपने पिछली ज़िंदगी वाले हालात पर ना पहुंचे। वहीं तभी वहाँ पर अमू जा रही होती है और सेका उसको हेलो बोलता है। वहीं अमू से गुस्से से बोलती है कि वो उससे ऐसे बात ना करे कि वो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। वहीं सेका सोच रहा होता है कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी स्कूल लाइफ अभी अभी शुरू हुई है और उसके पास काफ़ी समय है एक दूसरे से दोस्ती करने के लिए। लेकिन सेका तभी सोचता है कि लेकिन वो उससे दोस्ती करेगा कैसे। वहीं एफा उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। वहीं आगे हम देखते हैं कि सेका और एफा अपनी क्लास की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उनके सर पर एक मटका गिरने वाला होता है। लेकिन सेका सही समय पर एफा और अपने आप को अपनी एक सिक्के का यानी पेपर डॉट से लिप्रेस करके वहां से बच जाता है। तभी प्रोफेसर कॉल्डेल खिड़की से निकल कर उन लोगों से पूछते हैं कि क्या वो दोनों ठीक हैं। वहीं प्रोफेसर कॉल्डेल नीचे आकर उन दोनों को बताते हैं कि ये मिक्सर उनके रिसर्च का पार्ट है और ये मॉन्स्टर ब्लड में मिनरल्स और मेडिकल हर्ब्स को मिलाकर बनाया गया है। इस पर सेका उनसे पूछता है कि तो क्या इसको हवा में फ्लोट वही करवा रहे थे। इस पर प्रोफेसर कोल्डर बोलते हैं कि हाँ, ये वही करवा रहे थे, वो इसे दूसरे फ्लोर तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वो सिर्फ एक लाइट एलिमेंट एक्सपर्ट हैं और डार्क एलिमेंट को ठीक से यूज़ नहीं कर पाते। वैसे का अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि डार्क एलिमेंट ग्रेविटी, स्पेस और टाइम को कंट्रोल करती है और लाइट एलिमेंट लाइटनिंग और लाइट को, और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दोनों एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। वहीं एफ आई सेका से बोलते हैं कि चलो हम लोगों को लेट नहीं होना चाहिए प्रोफेसर कैरन की क्लास के लिए। वहीं आगे हम देखते हैं कि प्रोफेसर कैरन अपने क्लास में स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं कि अगले हफ्ते उन लोगों को फाउंडिंग एलिमेंट राइट के लिए तैयारी करनी है और वो क्लास के जो टॉप स्टूडेंट्स हैं यानी एमू और एफा को उन लोगों की मदद के लिए बुला रही है। वहीं एमू उनसे पूछती है कि उन्हें क्या करना पड़ेगा। इस पर प्रोफेसर कैरन उन्हें बताती हैं कि उन्हें न्यू स्टूडेंट्स का जो रजिस्टर है वो रोडिनिया फॉरेस्ट में जाके टेम्पल में रखना होगा ताकि उनके ऊपर टेम्पल की ब्लेसिंग आ सके। वहीं सेका सोच रहा होता है कि ये फॉरेस्ट तो वही जगह है जहाँ पर वो डेविल गैलियस से मिला था, उसे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। वैसे का प्रोफेसर कैलन से पूछता है कि अगर कोई स्टूडेंट डिक्लाइन कर दे तो आगे क्या करेंगे। इस पर प्रोफेसर कैलन बोलते हैं कि ऐसे कंडीशन में वो थर्ड बेस्ट स्टूडेंट को चूज करेंगे। इस पर सेका सबके सामने एफा से मना करने को बोलता है और सेका की बात सुनकर एफा पार्ट लेने के लिए मना भी कर देती है। वहीं प्रोफेसर कैलन बोलती हैं कि वो सेका के इस तरह के बिहेवियर को अप्रूव नहीं कर सकती हैं। इस पर सेका बोलता है कि ये एक ट्रेडिशनल राइट है और उसे लगता है कि एक स्लेव को इसमें पार्ट नहीं लेना चाहिए, इसलिए वो यह काम खुद करेगा। वहीं आगे हम देखते हैं कि शाम को एफा और सेका एक साथ जा रहे होते हैं। वहीं सेका एफा से क्लास में उसके बिहेवियर की माफ़ी मांगता है और पूछता है कि क्या वो सच में वो इसमें पार्ट लेना चाहती थी। इस पर एफा बोलती है कि नहीं, उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी उसे इस मामले में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था और उसे पता है कि इसमें कोई खास रीज़न होगा। इस पर सेका बोलता है कि उसे पता था कि उसे ज़रूर समझ में आ जाएगा। इस पर एफा बोलती है तो क्या ये खास रीज़न एमू है। इस पर सेका बोलता है कि वो बिल्कुल सही समझ रही है। डेविल पैनिक के समय उसके परफॉर्मेंस को देखकर कुछ लोग उससे जलते हैं। वहीं एफा पूछती है तो क्या तुम उन लोगों को रोकना चाहते हो। इस पर सेका बोलता है कि हाँ बिल्कुल। वहीं एफा बोलती है कि तो क्या तुम्हें उसके जैसी लड़कियां पसंद है, आखिरकार वो सुंदर है, पतली है और उसके बाल भी अच्छे हैं। इस पर सेका बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ उसका दोस्त बनना चाहता है। इस पर एफा पूछती है कि लेकिन वही क्यों। इस पर सेका बोलता है कि तुमने खुद उसका परफॉर्मेंस को देखा था डेविल क्राइसिस के समय, उसने अकेले ही सभी डेविल्स को हरा दिया था। बहुत कम लोग ही होते हैं जो इसके पास इतना ज़्यादा टैलेंट होता है, इसलिए वो उससे दोस्ती करना चाहता है। स्टेफा बोलती है कि वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी, उसने बहुत सारे स्पिरिट्स को इकट्ठा भी कर लिया वो, और वो सब उसकी कमान को भी मारने लगी है। इस पर सेका उससे बोलता है कि वो उसे एमओ की जगह रख के सोचे, जब कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है तो बहुत सारे लोग उससे प्यार भी करते हैं और उतने ही लोग उससे नफरत भी करते हैं, और उसके साथ भी आने वाले समय में ऐसा ही होगा, इसलिए वो उसका दोस्त बनना चाहता है ताकि उसे अकेला फील ना हो। इस पर एफा बोलती है अगर ऐसी बात है तो वो भी उसकी मदद करेगी। वहीं एफा आगे बोलती है कि आज जैसा बिहेवियर वो आगे ना करे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोग उसके बारे में बुरी बातें करें और उसे बुरा इंसान समझे। इस पर सेका उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो वो आगे से इसका ध्यान रखेगा। वहीं आगे हम देखते हैं कि एनुअल राइड का दिन आ जाता है और प्रोफेसर कैरन सेका और अमू को स्टूडेंट रजिस्टर देती हैं टेम्पल तक ले जाने के लिए। वहीं हम देखते हैं कि सेका और अमू जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं अमू सेका से पूछती है कि तुम ये सब करके आखिर करना क्या चाहते हो। वहीं सेका बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, इस वजह से वो सिर्फ उससे बात करने का एक मौका चाहता है। इस पर अमू सेका को चिढ़ाते हुए बोलती है तो क्या उसकी बड़ी चेस्ट वाली स्लेब उसके लिए काफ़ी नहीं है। इस पर सेका उसे बोलता है कि वो गलत समझ रही है, एफआर वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है। वहीं सेका अमू से आगे बोलता है कि तो उसे डर्टी टॉक्स करना काफ़ी पसंद है। इस पर अमू से गुस्सा हो जाती है, उस पर चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी अमू के सर में अचानक से दर्द होता है। वहीं सेका जब उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, इस पर अमू से बोलती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेका तभी कुछ नोटिस करता है और जंगल के अंदर चले जाता है। वहीं आगे जाके सेका देखता है कि एक कटे हुए पेड़ के ऊपर एक मैजिक सर्कल बना हुआ होता है।
जैसे ही सेका और अमू उस पेड़ के पास जाते हैं तभी मैजिक सेका एक्टिवेट हो जाता है और उन दोनों को एक अंडरग्राउंड टनल में टेलीपोर्ट कर देता है। और उसके बाद उन लोगों पर कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। वहीं सेका उन मॉन्स्टर्स पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी अमू उन पर हमला कर देती है और उन्हें बहुत ईजिली हरा देती है। इस पर सेका बोलता है कि अमू सच में बहुत ज़्यादा कमाल की है और लगता है उसे इस सब की आदत है। तभी अमू बोलती है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। तभी अमू के पीछे से एक मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है, लेकिन सेका अपने वुडन आर्ट का यूज़ करके उस मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। वहीं अमू से पूछती है कि ये कौन सा स्पेल है, उसने कभी भी इस तरह के स्पेल के बारे में नहीं सुना है। वहीं सेका बोलता है कि वो एक लैम्प्रोस फैमिली से आता है और इस वजह से उसको कुछ ऐसा स्पेल सीखने का मौका मिला है जो आम लोग नहीं सीख सकते। वहीं अमू आगे बोलती है कि हम लोग एक अंधेरे टनल के अंदर हैं जहाँ पर मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं, तो ये जरूर एक डंजन होगा। वहीं सेका अमू से आगे बोलता है कि ऐसा है तो उन्हें मदद का इंतजार करना चाहिए। इस पर अमू बोलती है कि उन्हें उन्हें मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। डंजन का सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है और अगर किसी को मैजिक सर्किल के बारे में पता भी चल गया तो कोई पता नहीं लगा सकता है कि वो लोग कहाँ पर टेलीपोर्ट हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सेका शिकिगामी यानी अपने पेपर डॉल्स की मदद से वहाँ पर एक आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट करता है। इस पर अमू उससे पूछती है कि तो क्या वो लाइट मैजिक का भी यूज़ कर सकता है। इस पर सेका उससे बोलता है कि ये लाइट मैजिक नहीं बल्कि एमुलेट्स हैं और वो ये जताना चाहता है कि वो उसके ऊपर बोझ नहीं है। वहीं सेका अमू से बोलता है कि उसे देख कर लग रहा है कि उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वहीं अमू बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं आगे हम देखते हैं कि सेका अपने पेपर डॉल्स को सीलिंग पर चिपका जाता है। इस पर उसके बालों में छिपी जो फॉक्स डीमन होती है उसे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर सेका बोलता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि जो सरफेस पर शिकिगामीज़ हैं उसकी, जो कि मधुमक्खियों के रूप में डिस्गाइज की हुई हैं, वो इस जगह पता आसानी से लगा सकें और इसके बाद वो यहाँ से निकलने के रास्ते ढूंढने में उनकी मदद कर सके। वहीं उसकी फॉक्स डिमन और सेका सेंस करते हैं कि उनके सामने कुछ ताकतवर मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। वही मॉन्स्टर्स को देखकर अमू काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और उनके ऊपर हमला करने लगती है। अमू उन मॉन्स्टर्स को काफ़ी आसानी से डिफीट कर पा रही थी, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है जिससे वो इंजर हो जाती है और उसके ऊपर कुछ और मॉन्स्टर्स हमला करने के लिए जा ही रहे होते हैं, लेकिन सेका उन्हें अपने वुडन एलिमेंट के यूज से सभी को डिफीट कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। इसी दौरान अमू भी बेहोश हो जाती है। वहीं अमू के बेहोश होने के बाद सेका अपने वर्ड से जायंट सेंटीपीड को बुलाता है और उसे उन सभी मॉन्स्टर को डिफीट करने को बोलता है। वहीं सेका बोलता है कि जायंट सेंटीपीड ऑलवेज के अंदर बहुत अच्छे से फाइट कर सकता है, इसलिए वो इन सबको उसके ऊपर छोड़ सकता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अमू को होश आ जाता है और जब अपनी इंजरीज को देखती है तो वो भी हील हो गई होती है। इस पर वो सेका से पूछती है तो क्या तुम हीलिंग मैजिक का भी यूज़ कर सकते हो। इस पर सेका बोलता है कि उसने हीलिंग मैजिक का यूज़ नहीं किया है, बल्कि उसने अमू की सभी इंजरीज को इस पेपर ड्रॉ पर ट्रांसफर कर दिया है। तभी अमू को फिर से सर में दर्द होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेका एक बैरियर क्रिएट करता है और एक्सप्लेन करता है कि इस बैरियर के अंदर कोई भी कर्स काम नहीं करता है। और वो हमसे पूछता है कि उसके सर में दर्द कब से हो रहा है। इस पर अमू बताती है कि जब से वो अकेडमी में आई है उसी दिन से उसे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन उसे नहीं लगता कि ये कोई कर्स है क्योंकि उसके बॉडी पर कोई भी कर्स मार्क नहीं है। इस पर सेका उससे बोलता है कि बॉडी में कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पर वो खुद नहीं देख सकती। इस पर अमू शर्मा जाती है और गुस्से से सेका को देखती है। इस पर सेका बोलता है कि वो गलत समझ रही है, उसका मतलब ये नहीं था कि वो उसके बदले में उसे देखेगा। वहीं अमू उसे दूसरी तरफ देखने को कहती है। उसके बाद वो अपने कपड़े खोलती है और बोलती सेका से बोलती है कि वो उसकी पीठ चेक कर सकता है। तो सेका जब उसकी पीठ और गर्दन को चेक करता है तो बोलता है कि उसके ऊपर कोई भी कर्स मार्क नहीं है। हो सकता है कि उसका कर्स मार्क बहुत ही छोटा हो और उसकी स्किन की कलर के सेम हो। इस पे अमू उससे गुस्से होकर बोलती है कि क्या उसे वो पूरी समय तक बिना कपड़ों को रखना चाहता है। इस पर सेका बोलता है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता है, वो बस इसे एक पॉसिबिलिटी बोल रहा था। सेका आगे बोलता है कि लेकिन इस बैरियर के अंदर तुम्हें सर दर्द नहीं हो रहा है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि तुम्हारा सर दर्द कर्स की वजह से ही हो रहा होगा। इस पर अमू बोलती है कि उसने सुना है कि कर्सेस सिर्फ टारगेट के नज़दीक यूज़ किए जा सकते हैं। इस पर सेका उसको बोलता है कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो कर्सेस टारगेट से दूर होकर भी यूज़ किए जा सकते हैं। इस पर अमू से पूछती है तो क्या ये भी तुम्हें अपनी नोबल फैमिली के नॉलेज की वजह से पता है। सेका बोलता है कि तुम ऐसा कह सकती हो। वहीं अमू बोलती है तो क्या मुझे इस बैरियर के अंदर ही रहना पड़ेगा। इस पर सेका बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे अपने सर का एक बार दो। इसके बाद हम देखते हैं कि सेका अमू के कर्ज को एक पेपर डॉल के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है। और इसके बाद सेका अमू से बोलता है कि क्या उसके पास उसके लिए कोई सवाल है। इस पर अमू सेका से बोलती है कि हाँ, वो जानना चाहती है कि वो कौन से एलिमेंट का यूज़ करता है। इस पर सेका बोलता है कि वो खुद नहीं बता सकता है कि वो कौन से एलिमेंट का यूज़ करता है। वहीं अमू आगे उससे बोलती है कि क्या वो सच में इफ़ा में इंटरेस्टेड नहीं है। इस पर सेका बोलता है कि मैं फिर से ये बात शुरू कर रही हूँ। वहीं अमू आगे उससे पूछती है कि क्या उसने उसे किस किया है। इस पर सेका उसे मना कर देता है। वहीं अमू आगे उससे पूछती है तो क्या उसने उसके चेस्ट या उसके बट को टच किया है। इसके लिए भी सेका उसे मना कर देता है। वहीं अमू बोलती है कि सेका सच में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। सेका बोलता है कि वो तो बिल्कुल एक बूढ़े ठरकी की तरह बात कर रही है। वहीं अमू बोलती है कि जो भी हो, लेकिन वो लड़की सच में तुम्हारे प्यार में पागल है। वहीं सेका बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक फैमिली की तरह है। इस पर अमू बोलती है कि एक नोबल एक स्लेव को अपनी फैमिली बता रहा है, ये काफ़ी अजीब है। वहीं सेका आगे बोलता है कि वो एक नाजायज़ बच्चा है, इसकी वजह से उसके फैमिली में सब उसे बाहरी की तरह ट्रीट करते हैं
और एफा ने उसे सिर्फ अच्छे से ट्रीट किया है। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे के फैमिली की तरह हैं। वहीं अमू सेका से बोलती है कि लगता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। वहीं सेका आगे उससे पूछता है कि तो उसकी फैमिली का क्या वो लोग एडवेंचरस हैं? वहीं अमू बोलती है कि हाँ, उसकी माँ एक गिल्ड मास्टर है, उसके फादर एक एडवेंचरर हैं। और ये बोलते वो उदास हो जाती है। वहीं सेका को लगता है कि उसने शायद कुछ गलत पूछ लिया। वो टॉपिक को चेंज करके पूछता है कि उसे और क्या क्या पसंद है। इस पर अमू बोलती है कि उसे लड़ना पसंद है, मॉन्स्टर्स या इंसानों दोनों से। उसे बचपन से ही लड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जहाँ सभी लोगों को चोटों और मरने से डर लगता है, उसे कभी भी ऐसा डर फील नहीं हुआ। इस वजह से सभी उसे बहुत ज़्यादा अजीब समझते हैं। वो एकेडमी में इसीलिए आई है ताकि वो गिल्ड से दूर रह सके और इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाए कि फ़ाइट उसके लिए बोरिंग हो जाए। लेकिन लगता है कि वो ऐसा कभी अचीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज मॉन्स्टर से लड़ने के टाइम में उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इस पर सेका बोलता है कि उसे बिल्कुल नहीं लगता कि वो अजीब है, और उसे इस तरह की बातें सोचना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। सभी लोगों की ज़िंदगी का कोई पर्पस होता है, और उसे भी अपनी ज़िंदगी का कोई पर्पस ज़रूर मिल जाएगा। जिससे उनका अमू काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वह सेका आगे बोलता है कि वैसे भी अमू को एक और चीज़ पसंद है फाइटिंग के अलावा। इस पर अमू बोलती है कि वो क्या चीज़ है। इस पर सेका बोलता है कि डर्टी टॉक्स। इस पर वो अमू गुस्से से उसको पंच करती है और बोलती है कि अगर उससे ने किसी को इस बारे में बताया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और इसके बाद अमू बोलती है कि लेकिन इसके साथ ही वो उसकी जान बचाने के लिए उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है। वही सेका उसे बोलता है कि चलो अब टाइम आ गया है, हम लोग भी को अपना कोई एडवेंचर करते हैं। और उसे पूरा भरोसा है कि इस डंजन में कोई मॉन्स्टर उन दोनों को साथ में नहीं हरा पाएगा। वहीं आगे हम देखते हैं कि अमू और सेका मिलकर सभी मॉन्स्टर को आसानी से हरा देते हैं और बॉस के रूम तक पहुंच जाते हैं। वही अम्मू बोलती है कि ये एक नागा है जो इस डंजन का बॉस है, और हम लोग इसे अकेले नहीं हरा सकते। वही सेका बोलता है कि अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। इस पर अम्मू बोलती है कि तो क्या तुम उसे हरा सकते हो। इस पर सेका बोलता है कि वो उसकी मदद से उसे हरा सकता है। इस पर अम्मू तैयार हो जाती है और वो दोनों बॉस रूम में जाकर उसे फाइट करना शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उसे फाइट कर रहे होते हैं। सेका मेटल एलिमेंट के यूज से एक स्पीयर क्रिएट करता है जो कि उससे का नागा के मुंह में शूट करता है, और अमू को उसके ऊपर फायर बॉल का यूज़ करने को कहता है। अमू उसके ऊपर एक पावरफुल फायर बॉल का यूज़ करती है, जिसके साथ ही फाइनल अटैक के साथ ही अमू उसको डिफीट कर देती है। वहीं अमू उसे डिफीट करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है और सिक्का को गले लगा कर बोलती है कि उसकी ज़िंदगी में उसने पहली बार एक बॉस को डिफीट किया है, और ये सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। वहीं आगे हम देखते हैं कि जो फॉक्स डिमन होती है वो सिक्का से पूछती है कि मास्टर, आपने तो यहाँ का एग्जिट ढूंढ लिया है, तो हम टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज़ करके यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं। इस पर सेका बोलता है कि उससे पहले वो चाहता था कि यहाँ पर कुछ फन किया जाए, और अमू को भी स्ट्रांग बनने के लिए और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करने की ज़रूरत है। वो आगे हम देखते हैं कि वो लोग डंजन के अंदर जाते हैं, जहाँ पर एक डीमन के अंदर एक लेजेंडरी स्वॉर्ड धसी हुई होती है, जो सेका निकाल के अमू को दे देता है और बोलता है कि मैं स्वॉर्ड्स को यूज़ नहीं करता, इसलिए तुम इसे रख लो। वहीं उसके साथ एक रिंग भी होती है जो नीचे गिरती है, और सेका बोलता है कि उसमें कोई मैजिक सेंस नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसमें कोई पावर जरूर सेंस कर रहा है, और सेका वो रिंग रख देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग मिलकर उस डंजन से बाहर निकल जाते हैं, और इसके बाद वो अपने टीचर्स के पास जाकर वो सारी रिपोर्ट टीचर्स को बता देते हैं, सिवाय अमू के कर्ज के बारे में छोड़कर। वैसे क्या बताता है कि क्योंकि मैजिक सर्कल डिसअपेयर हो गया था, इसलिए असली कल्प्रिट को वो लोग पकड़ नहीं पाए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सेका प्रोफेसर कॉर्डर के रूम में जाता है और उनसे पूछता है कि आपका रिचुअल कैसा चल रहा है प्रोफेसर। इस पर प्रोफेसर कॉर्डर उससे पूछते हैं कि वो किस रिचुअल की बात कर रहा है। इस पर सेका बोलता है कि अमू काफ़ी अच्छी हेल्थ में है। इस पर प्रोफेसर कॉर्डर बोलते हैं कि तो आखिर उसने पता लगा ही लिया। इस पर सेका बोलता है कि हाँ, उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगा था। डेविल टेलीपोर्टेशन मैजिक में बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, लेकिन एकेडमी के अंदर घुस के इतना बड़ा मैजिक सर्कल प्रिपेयर करना उनके लिए भी कोई आसान काम नहीं होगा। तो उसे हमेशा से लगा था कि इसके अंदर कोई भी एकेडमी का आदमी ज़रूर शामिल होगा। सेका आगे बोलता है कि अब आपको अपना असली रूप मुझे दिखाई देना चाहिए। इस पर प्रोफेसर कोडर बोलते हैं कि उसे ये जान के काफ़ी दुख होगा कि वो सिर्फ एक ह्यूमन है। इस पर सेका बोलता है कि तो डेविल्स भी ह्यूमन एजेंट्स का यूज़ करते हैं। इस पर प्रोफेसर कोल्डर बोलते हैं कि तो एम्पायर भी तो डेविल एजेंट्स का यूज़ करता है। वही सेका बोलता है कि आपका असली ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आप हीरो को मारना चाहते हैं। सेका बोलता है कि आप सच में एक बहुत ज़्यादा जीनियस इंसान है, क्योंकि आपने इतना कमाल का स्पेल क्रिएट किया है। इस पर प्रोफेसर कोल्डर बोलते हैं कि वो काफ़ी खुश हुआ कि उसे उसके रिसर्च की वैल्यू पता है। तो ये प्रोफेसर कोल्डर एक्सप्लेन करते हैं कि यह स्पेल इतना कमाल का है, इतने दूर से इतने अपने टारगेट को मार सकता है, और सबको लगेगा कि वो किसी बीमारी की वजह से मारा है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही कमी है कि ये बहुत ज़्यादा समय लेता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, और क्योंकि सेका को उसके राज के बारे में पता चल चुका है, इसलिए उसे मारना होगा, और उसे मारने के बाद वो हीरो को मारेगा। तो सेका बोलता है कि लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया शायद कि अमू के ऊपर आपके कर्ज का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। इस पर प्रोफेसर कोल्डर चौंक जाते हैं। वहीं सेका आगे बोलता है कि अमू का कर्ज इस छोटे से पेपर डॉल पर ट्रांसफर हो गया है, और अमू के ऊपर और उसके कर्ज का कोई असर नहीं हो रहा है। वहीं सेका आगे एक्सप्लेन करता है कि कर्ज का इफेक्ट करने के लिए आपको टारगेट के ऊपर डेविल का ब्लड यूज़ करना होता है, और अमू ने जब एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान सभी डेविल्स को मारा था, तब उसके शरीर पर डेविल का ब्लड लग गया था। उस समय आपने उसके ऊपर अपना कर्ज एक्टिवेट किया था। इस पर प्रोफेसर कोल्डर शॉक हो जाते हैं कि सेका को उसके स्पेल के बारे में इतना कैसे पता चला।
आगे हम देखते हैं कि सेगा वाइट मैजिक का यूज़ करके जिस डेविल को उसने ट्रैप किया था और उसे मार कर उसके खून को अपने शरीर पर लगा लेता है और डेविल के कर्स को अपने ऊपर ले लेता है। इस पर प्रोफेसर कोडे बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ये कर क्या रहे हो। तो सेका अपने स्पेल का यूज़ करता है और डेविल के कर्स को प्रोफेसर के ऊपर वापस रिटर्न कर देता है। वहीं सेका प्रोफेसर कोडले से बोलता है कि आप अभी तक इतने कामयाब इसलिए हो पाए क्योंकि इस दुनिया में कर्सेस को काउंटर करना लोगों को नहीं आता है, लेकिन मैं आपकी इस बात की तारीफ करूंगा कि आपने बिना किसी नॉलेज के स्क्रैच से कर्स क्रिएट किया। वहीं देखते हैं कि प्रोफेसर कोल्डर अपनी कर्स की वजह से मारे जाते हैं। इस पर सेका बोलता है कि आपको ये नहीं पता था कि कर्सेस मेरे जैसे स्कॉर्सिस्ट की स्पेशलिटी होती हैं। ये आगे हम देखते हैं कि सेका की फर्स्ट डीमन सेका से पूछती है कि मास्टर आपको कैसे पता चला कि कल्प्रिट कौन है। इस पर सेका बोलता है कि उसे ये बात उसके शिगामी से पता चली जिन्होंने प्रोफेसर कोडर के कपड़ों पर वही पोलन सेंस किया था जो कि उस मैजिक सर्कल के आसपास के फ्लो में था। और सेका बोलता है कि अब वो अपनी नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ को शुरू कर सकता है। मैं आगे हम देखते हैं कि सेका डंजन से मिली रिंग को ईफा को गिफ्ट कर देता है जो ईफा की स्पिरिट अट्रैक्टिंग पावर्स को और भी बढ़ा देती है। वहीं सेका तभी वहाँ पर एमो को जाते हुए देखता है और उसे हेलो बोलता है, लेकिन इस बार भी अम्मू उससे बहुत ज़्यादा रूडली बात करती है जिसे देखकर सेका भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। लेकिन अम्मू एफा के पास आके उसे काफ़ी अच्छे से बात करती है। वहीं सेका ये सोच रहा था कि अचानक से ये दोनों इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए। वहीं उसकी जो फॉक्स डीमन होती है सेका से बोलती है हो सकता है कि अम्मू सिर्फ बहुत ज़्यादा शर्मीली बच्ची हो इसलिए वो इस तरह से बात करती हो। वहीं सेका बोलता है कि हो सकता है तुम सही हो। और एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।